नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। नेताओं के बारे में एक बात कही जाती है कि उनके दो रूप होते हैं, एक चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान वाला रूप, दूसरा चुनाव संपन्न होने के बाद नतीजे आने के बाद वाला रूप। इन दोनों रूपों में जमीन आसमान का अंतर होता है। जब दूर ना जाकर पिछले 10 साल से भी अधिक समय से देश की सत्ता पर बैठी भारतीय जनता पार्टी को ही देख लीजिए। ये वो ही भाजपा है जो खुद को हिंदुओं का ठेकेदार और सबसे बड़े हिंदुत्ववादी पार्टी मानती है। शुरुआत से ही बीजेपी हिंदुत्व का चेहरा रही है और हिंदुत्व के मुद्दे पर ही अपनी सियासी रोटियां सेकती रही। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों की शुरुआत से पहले भाजपा ने कुछ एक राज्यों में अपना मुस्लिम प्रेम दिखाने की कवायद शुरू कर दी थी। बेशक हर कोई जानता था कि ये सिर्फ भाजपा का एक पाखंड और धोखा है, लेकिन फिर भी पीएम मोदी और बीजेपी ने मुस्लिमों को रिझाने का बहुत प्रयास किया। इसके लिए भाजपा ने पार्टी स्तर पर कई योजनात्मक कार्यक्रम व कैंपेन चलाए, जैसे शुक्रिया मोदी, भाईजान और सूफी संवाद। इतना ही नहीं, कुछ बीजेपी नेताओं ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि मुस्लिम महिलाएं मोदी को अपना भाई मानती हैं और मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट भी करती हैं। इन सबके पीछे बीजेपी का मकसद सिर्फ किसी तरह मुसलमानों को लुभाना था। हालांकि भाजपा के इस पाखंड और धोखे की पोल उसी समय खुलने लगी जब लोकसभा चुनाव के 2 चरणों का मतदान होने के बाद ही बीजेपी व पीएम मोदी को ये लग गया कि भाजपा के लिए चुनाव में आगे की राह मुश्किल होने वाली है। खुद को पिछड़ा देख भाजपा व पीएम मोदी अपने एकमात्र मुद्दे पर लौट आए। ये मुद्दा था हिंदू मुसलमान करना। खुद पीएम मोदी पूरे चुनाव भर देश की ज्वलंत समस्याओं को उठाने की बजाय हर जनसभा में हिंदू मुसलमान का राग अलापने लगे और तुष्टीकरण व सांप्रदायिक राजनीति को हवा देने लगे। हालांकि जब नतीजे सामने आए तो यह एहसास हो गया कि मोदी का ये हिंदू मुसलमान वाला दाव उतना सफल नहीं हुआ और 400 पार का सपना देख रही बीजेपी पूर्ण बहुमत के 272 के आंकड़े से भी काफी दूर सिर्फ 240 सीटों पर ही सिमट के रह गई। यहां तक कि भाजपा को अयोध्या सीट तक पर हार का सामना करना पड़ गया। जी हाँ, जिस राज्य में उसे हिंदू मुसलमान की राजनीति से सबसे अधिक फायदा होने की उम्मीद थी, उस उत्तर प्रदेश में ही पार्टी को सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। नतीजों के बाद हुई समीक्षाओं में पार्टी व संघ की ओर से भाजपा की हार के लिए बेवजह हिंदू मुसलमान करना भी एक प्रमुख कारण जो है वो सामने निकल कर आया। यही नहीं, संघ प्रमुख मोहन भागवत की भी कई मौकों पर मुस्लिमों के हित की बात करते दिखे और ये कहते दिखे कि वो भी भारतीय हैं और हमारे भाई हैं। ऐसे में संघ ने भी मोदी के बेवजह के हिंदू मुसलमान का राग अलापने की नीति का कड़ा विरोध किया और उसे पार्टी के खराब प्रदर्शन के कारणों में से एक बताया। लेकिन वो कहावत कही जाती है ना कि कुत्ते की दुम को कितना भी पाइप में डालकर रख लो, कितना भी प्रयास कर लो, वो सीधी नहीं हो सकती है। कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। कुछ ऐसा ही हाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी का। चुनाव हारने के बाद लाख समीक्षाएं हुई, जिसमें हिंदू मुसलमान की राजनीति और सांप्रदायिक सियासत भी एक प्रमुख कारण बताई गई। लेकिन इसके बावजूद भाजपा ने फिर से सरकार में आते ही हिंदू मुसलमान की सियासत शुरू कर दी और आगामी चुनावी राज्यों में भी पार्टी इसी आधार पर आगे बढ़ने की योजना बना रही है। मतलब साफ है कि भाजपा भले कितनी भी दिन जो है वो सत्ता में रह ले, उसके पास हिंदू मुसलमान के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। भाजपा की पूरी सियासत ही सिर्फ हिंदू मुसलमान और धार्मिक व सांप्रदायिक राजनीति पर ही टिकी हुई है। केंद्र की नई सरकार का गठन हुए अभी 2 महीने का भी वक्त पूरा नहीं हुआ है, लेकिन भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने हिंदू मुसलमान करना शुरू कर दिया है और किसी ना किसी तरीके से मुसलमानों को निशाना बनाना भी शुरू कर दिया है। ताजा मुद्दा गरमाया हुआ है केंद्र सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड की शक्तियों में बदलाव करने को लेकर। दरअसल ऐसी चर्चाएं हैं कि केंद्र सरकार जल्द ही वक्फ बोर्ड की शक्तियों में कुछ कटौती कर सकती है और संशोधन करने की योजना बना रही है। इसके लिए केंद्र की एनडीए सरकार लोकसभा में वक्फ बोर्ड अधिनियम 1954 में संशोधन करने के लिए विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। विधेयक के मसौदे पर कैबिनेट की मुहर पहले ही लग चुकी है। वक्फ बोर्ड की शक्तियों में प्रमुख संशोधनों में निकट भविष्य में वक्फ बोर्ड पहले की तरह किसी भी संपत्ति को स्वेच्छा से अपनी संपत्ति घोषित नहीं कर पाएंगे। साथ ही अब उन्हें अपने बोर्डों में महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित करनी होगी। इसके अलावा भी कई संशोधन हैं। इस मामले को लेकर अब सियासत गरमाई हुई है और विपक्ष इसको लेकर केंद्र पर हमलावर है। तो वहीं भाजपा ने सत्ता फिर से मिलते ही मुसलमानों को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। एक और बीजेपी जहां केंद्र में अपनी धार्मिक राजनीति को चमकाने की कोशिश में लगी है, वहीं दूसरी ओर भाजपा आगामी चुनावी राज्यों में भी हिंदू मुसलमान का कार्ड ही खेलने की तैयारी कर रही है। भले उसे लोकसभा में इस मुद्दे पर कोई लाभ ना मिलकर उल्टा नुकसान ही हो,
आने वाले दिनों में झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होना है। इन राज्यों में इसी साल के अंत तक चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी सियासी रणनीति बनानी शुरू कर दी है, लेकिन भाजपा किसी रणनीति पर काम करने की बजाय सिर्फ हिंदू मुसलमान करने में जुट गई है और किसी भी तरह से चुनाव को सांप्रदायिक रंग देकर के मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश में लग गई है। चुनावी राज्य झारखंड में भाजपा के लिए राह जो है वो काफी मुश्किल लग रही है, क्योंकि एक तो सीएम हेमंत सोरेन को जेल भेजने का दाव जो है वो बीजेपी के लिए सही साबित ही नहीं हुआ है। इससे हेमंत को और सहानुभूति मिल गई है। वहीं झारखंड में आदिवासी वर्ग बीजेपी से नाखुश है। इसकी एक झलक जो है वो लोकसभा चुनाव में देखने को मिली थी। ऐसे में अब भाजपा ने खुद को फाइट में लाने के लिए झारखंड में हिंदू मुसलमान की रणनीति जो है राजनीति करना शुरू कर दिया है। झारखंड में बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी व असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और झारखंड से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे के बयानों से ये बात और पुख्ता होती है कि बीजेपी का लक्ष्य चुनाव को हिंदू मुसलमान का रंग देना ही है। शर्मा का आरोप है कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार झारखंड में हो रही अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर चुप है और ऐसा वो वोट बैंक की राजनीति के चलते कर रही है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि झारखंड की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है। झारखंड के संथाल परगना के इलाके में बांग्लादेश से बड़ी संख्या में घुसपैठियों का आना जारी है और वे यहाँ आदिवासियों और दलितों की जमीनें छीन रहे हैं और उन पर अत्याचार कर रहे हैं। शर्मा ने दावा किया कि झारखंड के 20 विधानसभा क्षेत्रों में बांग्लादेशी घुसपैठिए 20 से 48% तक बढ़ गए हैं और अगर ऐसा ही होता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब घुसपैठिए राज्य की विधानसभा में भी बैठेंगे। बिस्वा शर्मा और बीजेपी की ओर से बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के किए जा रहे दावों का सत्ताधारी झामुमो की ओर से पलटवार किया गया। झामुमो का कहना है कि पिछले 10 सालों में केंद्र में बीजेपी की 56 इंच वाली सरकार है और बांग्लादेश बॉर्डर की सुरक्षा गृह मंत्रालय के अधीन आती है। बीजेपी के चाणक्य गृह मंत्री की कुर्सी पर है और मोदी सरकार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के लिए रेड कारपेट बिछा कर चलती है और अब अपनी आशंसा विपक्ष के ऊपर डालना चाह रही है। असम में सीएम के अलावा झारखंड के गोड्डा से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने भी कुछ दिन पहले जो है वो लोकसभा में मांग उठाते हुए कहा था कि झारखंड में आदिवासी समुदाय की आबादी घटती जा रही है और इसके लिए बांग्लादेश से हो रही घुसपैठ जिम्मेदार है। दुबे ने आगे कहा कि बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठिए जो हैं वो झारखंड में आदिवासी महिलाओं से शादी करते हैं। हालात ऐसे हैं कि झारखंड में कम से कम 100 पंचायतों की मुखिया ऐसी आदिवासी महिलाएं थी जिन्होंने मुस्लिम पुरुषों से शादी की थी। उन्होंने कहा था कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है बल्कि झारखंड के आदिवासी इलाकों में बाहरी लोगों की घुसपैठ का है। भाजपा नेताओं के ऐसे बयान से साफ जाहिर है कि भाजपा प्रदेश में हिंदू मुसलमान करके अपनी सियासी रोटियां सेकना चाह रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो जेल से बाहर आने के बाद राज्य का राजनीतिक माहौल बहुत तेजी से बदला है और इसको देखते हुए बीजेपी राज्य में सरकार बनाने के लिए अपनी चुनावी रणनीति को लगातार बदल रही है। झारखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए जो है विधानसभा की 28 सीटें आरक्षित है। बीजेपी को जो कोशिश है वो आरक्षित सीटों में से अधिक सीटें जीतने की है। इसके लिए पार्टी ने रणनीति जो है वो बनाई है और वो बड़े नेताओं को चुनाव मैदान में उतारेगी। झारखंड जैसे ही प्रयास भाजपा जो है एक अन्य चुनावी राज्य महाराष्ट्र में कर रही है। महाराष्ट्र में एक बार भाजपा की हालत काफी पतली है। लोकसभा चुनावों में भी ये देखने को मिला। ऊपर से मराठा आंदोलन भी बीजेपी व महायुति के लिए गले की फांस बना हुआ है। यही कारण है कि अब महाराष्ट्र में भी भाजपा हिंदू मुसलमान की राजनीति करके विधानसभा चुनावों में अपने लिए माहौल बनाने का जो है वो प्रयास कर रही है। पिछले दिनों जो महाराष्ट्र पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी को औरंगजेब फैन क्लब बताया था और शिवसेना यूबीटी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का नेता कहा था। अमित शाह के इस बयान के बाद से प्रदेश की सियासत गर्मा गई थी। महाविकास अघाड़ी की तरफ से शिवसेना यूबीटी के अलावा कांग्रेस और एनसीपी एसपी ने भी अमित शाह व बीजेपी पर जमकर निशाना साधा था। दरअसल अमित शाह का ये बयान जो है वो विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का अभी से ही हिंदू मुसलमान की राजनीति का प्लॉट सेट करने वाला है। झारखंड और महाराष्ट्र के अलावा इस साल हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। हरियाणा में मौजूदा हालातों को देखकर ऐसा लग रहा है कि भाजपा की इस बार सत्ता से विदाई तय है, क्योंकि एक तो किसानों की नाराजगी भाजपा को यहां भारी पड़ सकती है, जिसकी एक झलक लोकसभा चुनावों में देखने को मिली। वहीं दूसरी ओर पार्टी में मची अंदरूनी कलह भी भाजपा की राह में रोड़ा डाल रही है। ऐसे में अब बीजेपी को यहां सिर्फ हिंदू मुसलमान की सियासत पर ही भरोसा रह गया है, इसीलिए यहां भी पार्टी ने ये करना शुरू कर दिया है। इसकी एक झलक देखने को मिली 16 जुलाई को, जब अमित शाह हरियाणा गए थे। तब उन्होंने बीजेपी के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में कहा था कि कांग्रेस अगर हरियाणा में सरकार बनाने में कामयाब रही तो
पिछड़े समुदाय का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देगी। गृह मंत्री ने कहा था कि कांग्रेस ने कर्नाटक में पिछड़े वर्ग का आरक्षण छीनकर जो है मुसलमानों को दे दिया। बता दें कि हरियाणा में मुस्लिम समुदाय की आबादी 7 से 8% है। इन बयानों के जरिए बीजेपी हरियाणा में हिंदू मुसलमान की सियासत पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रही है। जाहिर है कि लोकसभा चुनावों में भी बीजेपी ने सरेआम हिंदू मुसलमान की राजनीति को धार दी थी और सार्वजनिक मंचों से इसी तरह के बयान दिए थे, जिसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी जनसभाओं में ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले, मंगलसूत्र छीने जाने और घुसपैठियों का जिक्र करके मुसलमानों को घेरकर सांप्रदायिक राजनीति का प्रयास किया था। लेकिन लोकसभा चुनावों में ऐसे बयानों और हिंदू मुसलमान के मुद्दे का अधिक लाभ न मिलने के बावजूद भाजपा विधानसभा में चुनावी राज्यों में फिर से हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर ही आगे बढ़ रही है और इसी दम पर अपनी सियासी रोटियां सेकने का प्रयास करी है। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या इन राज्यों में भाजपा को इसका कोई लाभ मिलता है या फिर नहीं। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4PM के साथ।